हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल कोलाउज लो जो कराया था उस पर बेस्ड एक एग्जांपल है आपका। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मैंने बताया था डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, सी की वैल्यू आपको गिवन है 0.00241 मोलर और अल्फा की वैल्यू नहीं मालूम है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास ये फॉर्मूला होता है, ध्यान देना ये फॉर्मूला अल्फा। अल्फा क्या दिखाता है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं अल्फा को। और इसकी वैल्यू गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ऐसा करोगे तो अल्फा की वैल्यू निकल के आती है। तो अल्फा की वैल्यू ये लैम्डा नॉट की वैल्यू तो गिवन है आपको क्वेश्चन में, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, कप्पा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और कंसंट्रेशन मोलरिटी की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.00, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू भी गिवन है। तो इसको डिवाइड करके आप लोग फाइनली गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लोगे। तो ये वैल्यू अल्फा इसमें रखोगे, देखो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, यहाँ पर रख दो, लैम्डा नॉट की वैल्यू गिवन है पहले से आपको, ठीक। तो दोनों को डिवाइड करोगे इतना आंसर आएगा फाइनली, ठीक है, अल्फा की वैल्यू इतनी आएगी। तो अल्फा की वैल्यू के इस वाले में रखोगे, अल्फा की वैल्यू जैसे रख करके कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन, तो इसको करना आपने। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा टूल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक। गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल भी बोलते हैं और इसमें जिंक और कॉपर को एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। फिगर इसका यहाँ पर है, ध्यान दो, उसको समझाता हूँ मैं। लेफ्ट साइड को जो भी ये वेसल होता है ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एनोड, ठीक है। ये सॉल्यूशन एनोड वाला सॉल्यूशन है, एनोडिक उसमें सॉल्यूशन है ये। और ये आपका जो रॉड है इसको बोलते हैं कैथोड, और ये कॉपर का है और ये जिंक का रॉड है। दोनों को एक वायर से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर एमीटर लगाएंगे, इसमें करंट चेक करेंगे, ठीक है। तो करंट चेक करेंगे, जब ये इस्टेब्लिश करते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पर को करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। अब ये करंट फ्लो क्यों होता है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है, जिंक जो है अपने रॉड से जिंक का N2N+ ये इसमें निकलते जाता है, इस रॉड से जो है सारा का सारा जिंक निकलते जाता है इसमें सॉल्यूशन में, ठीक है। जब जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जिंक। तो ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे इकट्ठा होते जाते हैं, और सेम यहाँ पर इस वाले रॉड में क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव निकल करके इस रॉड पर आ जाते हैं, ठीक है, इस रॉड पर आ जाते हैं और इस रॉड से इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। तो ये रॉड कंप्लीटली, क्योंकि रॉड से इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है Cu2 पॉजिटिव, तो ये जो है आपका रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है ना Cu2 पॉजिटिव इस रॉड से, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है इसमें, इस वाले रॉड में। तो क्या होता है, अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वायर से जोड़ा है, तो वायर से जोड़ा है तो इसका मतलब ये रॉड जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचता जाएगा, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसलिए आपको यहाँ पर करंट देखने को मिलेगा, एमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पर जो बीच से ये लगा रखा है ये है सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके अंदर कोई एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जैसे KCl भर दिया, तो जैसे जैसे आपका क्या होगा, इस रॉड से जिंक पॉजिटिव आयन निकल के इस सॉल्यूशन में आते जाएंगे। तो अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा जिंक पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, तो जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव आयन हो जाएंगे तो ये फर्दर इस रॉड से जिंक 2 पॉजिटिव को आने से रोकेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी Zn2 पॉजिटिव होगा, वो इस Zn2 पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस रॉड से जिंक 2 पॉजिटिव आयन आसानी से निकल नहीं पाएंगे। अगर नहीं निकल पाएंगे
तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, फिर उसके बाद ये सेल डेड हो जाएगा एक हिसाब से, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने इसमें भरा होता है एक इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट को जैसे KCl भरा आपने, तो KCl भरा तो K पॉजिटिव और Cl निगेटिव होगा इसमें। तो जैसे यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं, वैसे ही यहाँ से Cl निकल के आता है इस सॉल्यूशन में, और ये Cl नेगेटिव इस जिंक को न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि नेगेटिव जो है पॉजिटिव को हमेशा न्यूट्रल करता है। और सेम यहाँ पर भी होता है। देखो यहाँ पर को क्या होगा आपका, क्योंकि जो ये कॉपर है ना, यहाँ पर को जो ये कॉपर है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ले करके Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या होगा, बाद में आपको देखने को मिलेगा इसमें जो कॉपर है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉपर स्टेबल न रह के Cu2 पॉजिटिव में ही जाता है हमेशा। अगर ये Cu ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में, रिड्यूस्ड अमाउंट इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से Na पॉजिटिव आएगा। या फिर सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी इसमें, मैं करेक्शन कर देता हूँ, रुको। इसमें ऐसा होगा जैसे CuSO4 होगा ना, CuSO4 होगा तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा ना ये सॉल्यूशन। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। तो ये Cu2 पॉजिटिव तो ठीक है, इस रॉड पे जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, क्योंकि इस रॉड पर आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लेगा वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लेगा, तो Cu2 पॉजिटिव यहाँ। लेकिन सॉल्यूशन में क्या बचे रहेंगे, SO4 2 नेगेटिव बचे रहेंगे। तो अगर ज़्यादा मात्रा में ये SO4 2 नेगेटिव होने लग जाएंगे इस सॉल्यूशन में, तो यहाँ से कॉपर इजीली जा नहीं पाएगा इस रॉड में। अगर कॉपर इजीली जा नहीं पाएगा तो इस वाले रॉड से नेगेटिव चार्ज को कौन लेगा, कोई लेगा ही नहीं, नेगेटिव चार्ज होंगे ही नहीं इसमें। उसके बाद मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे इसमें, कहने का मतलब इस रॉड में अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खींचेगा ही नहीं, तो ओवरऑल उससे भी करंट रुक जाएगा। तो इसलिए हमको SO4 2 नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ से Na पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज से Na पॉजिटिव आकर के सॉल्यूशन में आएंगे और SO4 2 नेगेटिव को ये डिफ्यूज करने का ये काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में कि ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, दोनों साइड से ओपन रहता है या फिर बंद रहता है। देखो, बंद रहने का कोई मतलब नहीं है, ओपन ही रहता है। ठीक है, अब ओपन रहता है तो यहाँ से जो सॉल्ट इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है, क्या ये सारा का सारा गिर नहीं जाता है इसमें सॉल्यूशन में। ठीक है, ये भी बहुत लोगों के माइंड में आता है। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं लिक्विड जितने भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका कंसंट्रेशन कम और इसका ज़्यादा लेते, तो ओबियसली यहाँ से सारा का सारा जो सॉल्ट ब्रिज में भरा हुआ मटेरियल है वो यहाँ सॉल्यूशन में आ जाता। अच्छा, अगर इसका उल्टा अगर आप लोग करते कि यहाँ पर को जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ कम करते, तो यहाँ से तो सारा का सारा निकल करके आपका कहाँ जाता, सॉल्ट ब्रिज में हो सकता था, फ्लो होने के चांसेस होते। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो, इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसमें इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। किसके साथ लेते हैं, इसको बोलते हैं आगर आगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट। तो एक सॉल्यूशन बनाते हो, इस इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन बनाते हो आप लोग। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट का अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना रखोगे, इतना ही रखोगे जितना इनका कंसंट्रेशन है ना, उतना ही इसका भी कंसंट्रेशन रखोगे जितना इसमें है, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखो। तो सेम कंसंट्रेशन है तो इजीली फ्लो नहीं होगा। अब देखो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो ये यहाँ को फ्लो करेगा, ये यहाँ को फ्लो करेगा, कहीं को फ्लो नहीं करेगा। जब कंसंट्रेशन सेम है दोनों का, तो ये दोनों फ्लो नहीं करेंगे। और वैसे भी इसमें जो मैंने कहा कि जो आगर आगर पाउडर होता है कोई, ठीक है, जिलेटिन का या इन चीज़ों का के साथ मिक्स कर देते हैं उसको, तो उससे भी यहाँ पर जो यहाँ का सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट है वो आसानी से यहाँ से नहीं निकल पाता है। ठीक है, ये उसी केस में निकलता है यहाँ से जब यहाँ पर जिंक का अमाउंट बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जब यहाँ पर बढ़ जाएंगे Zn2 पॉजिटिव, तो इन Zn2 पॉजिटिव
यहाँ से Cl नेगेटिव को खींच लेगा, तो ये यहाँ से Cl नेगेटिव आएगा और इसको डिफ्यूज़ करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से SO4 2 नेगेटिव यहाँ से Na पॉजिटिव को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे SO4 2 नेगेटिव। तो इस तरीके का यहाँ पर ओवरऑल प्रोसीजर होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर जो आपका गैल्वेनिक सेल है, इस गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड को हमेशा एनोड लेते हो और राइट साइड को हमेशा कैथोड लेते हो। देखो क्यों लेते हो, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये है कि आप गैल्वेनिक सेल जब भी बनाते हो तो IUPAC के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा सेटअप तैयार किया जाता है कि जो एनोड है वो हमेशा लेफ्ट साइड को ही रहे। ठीक है, इसके समझने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो लोन, ये शब्द आज आप यूज रखना। लोन, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। ठीक है, अब लेफ्ट साइड को ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है इसको समझो पहले। देखो लेफ्ट साइड को इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ इस रॉड से जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ राइट साइड में देखोगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है गेन करे जाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है आपकी रिडक्शन। ठीक है, अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इन दोनों रिएक्शंस को एक ही साथ, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, तो इसलिए ये ओवरऑल कहलाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये चीज़ ध्यान देना। और देखो लेफ्ट सेल में मैंने बता दिया है सेल रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज का मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना, PDF शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, और फिर होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन। अब कई बार क्या होता है, सेल जब बनाते हो आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे आप लोगों ने सेल देखा, कौन सा सेल देखा आप लोगों ने, आपने देखा होगा डेनियल सेल। जनरली एक टॉर्च जो होता है आपके पास, उस टॉर्च में डालने के लिए मैंने बताया था ना, जो निप्पो के सेल होते थे ना, तो वो 2 कंटेनर कहाँ दिखे आपको, 2 कंटेनर दिखेगा उसमें, उसमें तो एक ही है। ऐसा थोड़ा ना है, ऐसा सेल होता है क्या, दो अलग अलग होंगे, फिर यहाँ से हम बल्ब लगाएंगे फिर जलाएंगे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जनरली जो भी सेल होता है आपका वो एक ही सेल होता है, देखो इस तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिकली तुम एक ही इसका मतलब क्या है कि कैथोड भी और एनोड भी इसी में डालते हो आप लोग, मतलब एक ही वेसल लेते हो और इसी में कैथोड भी और एनोड भी लेते हो। तो इस तरीके से आप लोग बनाते हो सेल जब भी बनाते हो। तो इसको बनाने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन बनता है। अब देखो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्या है, अगर मान लो यहाँ पर को आप 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट भर दे रहे हो, जैसे मान लो एक बार आपने ZnSO4 भरा, ठीक है, एक साइड को, और एक साइड को भरा आपने क्या CuSO4। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक जगह से पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा और नेगेटिव यहाँ से, है ना, एक जगह से नेगेटिव आएंगे एक जगह से पॉजिटिव आएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के आपस में करीब आ जाएंगे। तो मान लो यहाँ से अगर नेगेटिव पॉजिटिव आए तो ये पॉजिटिव यहाँ, और ऐसे इंड्यूस हो जाएंगे यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव होकर के एक लेयर बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, वो लेयर बना देंगे, ये लेयर एक बार इतना हो जाएगा कि यहाँ से फर्दर ये वाला सॉल्यूशन यहाँ नहीं जाएगा और ये वाला सॉल्यूशन यहाँ नहीं जा पाएगा, इसका ध्यान देना। ठीक है, तो बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड से तो हमारे पॉजिटिव चार्ज जा रहे थे, ठीक है, सॉरी, जैसे Zn2 पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से आपके पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, जैसे Cu2 पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो जैसे Cu2 पॉजिटिव यहाँ पर को आया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को, तो क्या होगा बताओ, सॉरी ऐसा भी नहीं होगा, देखो कैसा होगा मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा अंदाज़ा लग नहीं पा रहा है ना। जैसे CuSO4 है, CuSO4 है, ये टूटेगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है ना। तो जो ये Cu2 पॉजिटिव है ना, ये तो ये एनोड की तरफ को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, Cu2 पॉजिटिव तो एनोड की तरफ को जाएंगे। ठीक है, और यहाँ इसमें अगर जाओगे आप तो ZnSO4 है, तो ये यहाँ से जो जिंक है, इस रॉड से जो जिंक है वो जिंक तो Zn2 पॉजिटिव में, तो यहाँ से आपके आएंगे पॉजिटिव चार्ज
और यहाँ से आएंगे आपके नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका ध्यान देना, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है क्योंकि SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज और यहाँ से Zn2 पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए लेफ्ट साइड को आपके पॉजिटिव 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 आ रहे हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव जनरली Zn2 पॉजिटिव वाले होंगे और ये जो ये नेगेटिव है ना SO4 2 नेगेटिव वाले होंगे। तो ये यहाँ पर ओवरऑल एक जंक्शन बन गया जिसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुल मिला करके। ठीक है, अब कोई सेल अगर आपके पास है, उसका सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान दो। सेल का जो रिप्रेजेंटेशन आपका होता है, वो सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है आपका कुछ एक मिनट थोड़ा। ठीक है, तो जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लेफ्ट साइड को क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एक मेटल जिंक था तो Zn2 पॉजिटिव में चले जा रहा था, तो इसीलिए हम इसको अगर ऐसे दिखाएंगे सेल में तो Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में चले जाता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे ऐसे, और राइट साइड को क्या हो रहा है, जैसे Cu2 पॉजिटिव था, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, Cu में ना, तो यही चीज़ जनरली मैंने मेटल को M से दिखा दिया, कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे यहाँ कॉपर है, यहाँ जिंक है, तो इस तरीके से तो कम सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब सेल रिएक्शन की बात करें, जैसे डेनियल सेल जो हमने लिया था उसमें लेफ्ट साइड को ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक आपका जिंक 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इसको बोलते हैं, हाफ सेल एनोड, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड इसको बोलते हैं। राइट साइड को जो है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन, तो कैथोड राइट साइड को, लेफ्ट साइड को एनोड। ठीक है, तो सेल रिएक्शन के लिए दोनों को क्या कर देते हैं, जो भी रिएक्शन दोनों हो रहे हैं उनको जोड़ देते हैं आपस में, तो जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो जिंक जो है कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ ऐड हो जाएगा, देखो। और आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो ये कॉपर है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव कर लेना, 2 पॉजिटिव कर लेना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, और राइट साइड को आपका कॉपर है और ये जिंक 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट करना, जब भी लिखोगे इसको करेक्ट करना, Cu2 पॉजिटिव लिखना उसको। ठीक, राइट हाफ सेल, अब ऐसे ही हाफ सेल रिएक्शन इसके लिए भी लिखना है तो आराम से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, खुद से ट्राई करना। ये आपका सेल रिएक्शन दिया है, इस सेल रिएक्शन के लिए हाफ सेल रिएक्शन अगर लिखना आपको तो आसानी से लिख सकते हो। देखो निकिल निकिल 2 पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग, बाकी मैंने किया तो है लेकिन खुद से ट्राई करना। अब आती है बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, अब आती है बात किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल के आयन से हैं, यहाँ पर कोई एक मेटल का रॉड है, तो यहाँ पर को एक कंडीशन, यहाँ पर वैसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, तो पहला कंडीशन ऐसा है कि इस रॉड से जो है, जैसे जिंक का रॉड है तो जिंक के रॉड से क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि इस रॉड से पॉजिटिव आयन से निकल निकल करके सॉल्यूशन में आते हैं, तो पहला कंडीशन ये हो सकता है। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयन, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव जो है जिंक वो रॉड की तरफ को जा रहा था ना, आपने सेल में देखा होगा, ये रॉड था, तो Cu2 पॉजिटिव जो है निकल निकल करके आपका इस इलेक्ट्रोड में जा रहा था। ठीक है, कैथोड की तरफ को जा रहा था, तो आपका या तो ऐसा भी हो सकता है, सेकंड केस आपका ऐसा हो सकता है। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि न तो मतलब सॉल्यूशन के साथ उस रॉड के आयंस का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं नल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं नल इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं नल इलेक्ट्रोड। तो अब जैसे इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर करें तो द मेटल एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट्स अंडर इक्विलिब्रियम, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि द मेटल एंड इट्स आयन, या मेटल और उसके आयन जो इलेक्ट्रोलाइट्स में है वो दोनों इक्विलिब्रियम में जब आते हैं, मतलब ये कह रहा है इसमें कि जिंक ले लो, जैसे जिंक है, जिंक का रॉड है, ठीक है, इस जिंक के रॉड से जो है Zn2 पॉजिटिव आयन कहाँ आ रहा है, इस सॉल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जिंक के रॉड से Zn2 पॉजिटिव का इस सॉल्यूशन में आना बंद हो जाएगा, यानी कि उस समय क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, कह रहा है। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में
इस सॉल्यूशन और इस रॉड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसी को कहते हैं इस रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे ही सेम इसके लिए भी डिफाइन करोगे आप, ठीक है। तो और बाकी नल इलेक्ट्रोड आपको पता ही है। अब अगर दूसरी बात यहाँ पर करें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। तो मेटल है ना, मेटल की नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो मेटल कितनी जल्दी अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक। अब कंसंट्रेशन के आयन पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है मान लो सॉल्यूशन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉड से जो पॉजिटिव आयंस हैं या नेगेटिव आयंस हैं वो सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव आयंस जनरली जेड एन जो है जेड एन टू पॉजिटिव में जा रहा है, ऐसे सॉल्यूशन से कॉपर का टू पॉजिटिव उस रॉड की तरफ को आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पहले इनिशियली बढ़ेगा, फिर बाद में वैसे घटेगा, क्योंकि क्या होगा ना, एक टाइम इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो इस तरीके से मूवमेंट होना बंद हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल ओबियसली बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी आयंस है उनकी मोबिलिटी उस समय बढ़ेगी, तो मोबिलिटी बढ़ने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है तो उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी उनका बढ़ रहा होगा। तो जनरली ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इस पूरे अरेंजमेंट में हम लोग कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर है 298 केल्विन कर देंगे, कंसंट्रेशन 1 मोल कर देंगे, अगर कोई गैस उसमें फील हुआ है तो उसका जो प्रेशर है 1 atm कर देंगे। यानी कि सेल में जो पूरा रीअरेंजमेंट है ना, उसमें अगर ये कंडीशन अप्लाई कर दें तो उस समय आपका कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस समय जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और अगर सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हो तो उसको ई से रिप्रेजेंट करोगे, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो ई नॉट से इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता ही है आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए आप लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, और अगर स्टैंडर्ड केस में आप लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लोग उसको कहोगे। अगर जो ये इलेक्ट्रोड है ना, अगर ये आप किस में करोगे, आइडियल केस में करोगे। आइडियल केस का मतलब है कि स्टैंडर्ड स्टेट में अगर आप करोगे तो उस समय जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना उसको आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहोगे। ऐसे रिडक्शन के लिए आप रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे। अगर उस समय वो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट में है, यानी कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने थोड़ी देर पहले बताए हैं वो वहाँ पर को अप्लाई करोगे, तो उस समय जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, जो वैल्यू आप लोगों को मिलेगी तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड रिडक्शन और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। बाकी आप लोग अगर एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप लोग निगेटिव लगा दोगे, ठीक है। ऐसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज करना है तो उसको आगे से माइनस साइन लगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू द IUPAC हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को वापस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों की आती है वो यहाँ से सबसे पहले उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये माना जाता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका वो होता है 0, ठीक है। हाइड्रोजन अगर आपको हाइड्रोजन का एज ए कैथोड और या एज ए एनोड अगर आप लोगे ना, क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी बिहेव करता है जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। क्यों करता है, क्योंकि एच पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है वो एच पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है, और एच के उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले करके ये एच में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दोनों बराबर पड़ता है इसके लिए। तो इसलिए ये जो है
रिडक्शन पोटेंशियल भी शो करता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि आपका ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसलिए इसका ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो माना जाता है स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। पोटेंशियल अब इसका जीरो माना जाता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ई सेल निकालने का, यानी कि सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड स्टेट में कि ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड राइट साइड को होता है तो ई नॉट आर कर दिया और ये ई नॉट लेफ्ट। तो अब इसमें अगर एक या कैथोड या एनोड आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है ना, तो उसका तो जीरो होता है। जैसे मान लो इस वाले में दे रखा आपका लेफ्ट साइड यानी कि राइट साइड को, यानी कि एज अ कैथोड अगर आपका अरेंजमेंट यहाँ पर दिख रहा है ना, इसमें जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको एज अ कैथोड यहाँ पर बिहेव कर रहा है, यहाँ पर एज अ कैथोड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ई नॉट सेल में क्या बचा आपका, ई कैथोड माइनस ई एनोड बचा ना, तो ये कैथोड की वैल्यू तो जीरो है, तो ई नॉट सेल किसके इक्वल, माइनस ई नॉट एनोड, इसके इक्वल तो बचा, यानी कि इस एनोड का जितना भी रीडिंग आएगा यहाँ पर वो आपका ई नॉट सेल हो जाएगा, और ई नॉट सेल उस टाइम पर इस कैथोड का या इस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। और ये रॉड अगर जिंक का है तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका निकल जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका निकल जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ चेक करते हैं, किसी में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड वर्क करेगा, कहीं पर एज अ एनोड बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारे मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली होता है क्योंकि यहाँ पर इस वोल्ट मीटर में हम उसको चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी रीडिंग आएगी इसका मतलब इसका जो है पोटेंशियल इतना होगा रिडक्शन पोटेंशियल करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे मेटल का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है तो हम एक सीरीज़ बना लेते हैं इस तरीके से, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें बीचों बीच हाइड्रोजन होता है, देखो इसका जीरो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और बाकी इसमें जो ई नॉट यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर को नेगेटिव में बढ़ रहा है, देखो नेगेटिव में बढ़ते 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 रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसीलिए तो लिथियम रिड्यूस नहीं होता है, ये हमेशा ऑक्सीडाइज होता है ना लिथियम, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होती है। देखो नेगेटिव में -3.05 है ना, और यहाँ पर देखो जीरो से नीचे को अगर जाओगे तो बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही, ठीक है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों की बनती है। तो यहाँ तक आप लोग करेंगे, ये पीडीएफ बाकी मैं शेयर कर दूँगा आपको, ओके।